जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप देख रहे हैं संस्कृत सानिध्यम। मैं CS चौधरी एक बार फिर से आपके बीच आपका अपना पसंदीदा टॉपिक प्रत्यय लेकर के। तो मित्रों, आज 30 का तड़का में हम 30 क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे और वो 30 क्वेश्चन जुड़े हुए होंगे प्रत्यय प्रकरण से। कुछ लोगों के लिए बड़ा ही जटिल और मुश्किल टॉपिक, जिसके नाम से लोगों को डर लगता है, और जिनकी समझ में आ जाए उनके लिए बड़ा ही आसान टॉपिक। इन 3 प्रश्नों में आपके लिए उपयोगी सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया है। जैसा प्रश्न लगभग पूछा जाता है सभी का समावेश किया गया है। प्रत्यय प्रकरण का ये पहला टेस्ट है। टेस्ट आप टेलीग्राम चैनल पर दे चुके हो। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। मित्रों, यहां हम प्रत्येक ऑप्शन पर चर्चा करते हुए अभ्यास करेंगे 30 प्रश्नों का। आइए शुरू करते हैं आज का 30 का तड़का प्रत्यय प्रकरण के पहले क्वेश्चन के साथ में। स्निग्धम दुग्धम दग्धम इत्येतेषु पदेषु प्रत्ययो अस्ति। यहां मित्रों 3 पद दिए हुए हैं। स्निग्धम दुग्धम दग्धम इत्येतेषु पदेषु प्रत्ययो अस्ति। इन तीनों पदों में कौन सा प्रत्यय है? आंसर पहले कमेंट करो। अक्सर मैं देखता हूं कि आप लोग आंसर बाद में देते हो, जब 2-3 लोग 4 लोग दे चुके होते हैं उनको कॉपी करते हो, या फिर मैं आंसर बता चुका होता हूं तब आंसर दे रहे हो। जब आप टेस्ट पहले दे चुके हो तो आपको आंसर जैसे ही क्वेश्चन नंबर आता है तुरंत दे देना चाहिए कि मैंने ये आंसर टेस्ट में दिया है। अब आप देखिए, फिर आपका ध्यान किस पर रहेगा? समझने पर रहेगा। चलिए, स्निग्धम दुग्धम दग्धम कौन सा प्रत्यय है? अ घय ब अच स त और द अण। इनमें से कौन सा प्रत्यय यहां पर सही है? तो मित्रों आइए सबसे पहले यहां पर इनकी धातु निकालते हैं। पहला पद है वहां स्नेह धातु है, दूसरा जो पद है दुग्धम उसमें दुह धातु है, और तीसरा पद है उसमें दह धातु है। अब इनके साथ में एक ही प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तभी एक जैसे रूप बन रहे हैं। तो मित्रों इनके साथ में जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो है तो, यानी कि तो प्रत्यय जुड़ करके रूप बनेंगे स्निग्धम दुग्धम और दग्धम। अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, आपको याद रखना है इन सभी शब्दों में कौन सा प्रत्यय है। आप देख लीजिए, ह को ग के रूप में परिवर्तित किया गया है और त को ध के रूप में परिवर्तित किया गया है। अब आप तुलना कर सकते हैं कि ऐसे उदाहरण जब एक साथ आ रहे हैं, तो जब स्नेह में क प्रत्यय जुड़ करके स्निग्धम बनता है तो दुह में भी ह होता है और दह में भी हाथ होता है। इसका मतलब इनके साथ जुड़कर भी वही रूप बनेगा जो स्नेह प्लस त प्रत्यय का बनता है। ऐसे तुलनात्मक अभ्यास करोगे तो प्रत्यय प्रकरण आपकी पकड़ में होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, देही नाम इति पदे प्रत्ययो अस्ति। दूसरा ही प्रश्न, शानदार प्रश्न आ गया। तो बताइए भैया कौन सा प्रत्यय है यहां पर? शानच है, त है, मतुप है या इनी है? दूसरा ही प्रश्न बहुत ही शानदार। बताइए, अब सदा आंसर दे दीजिए, और अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको पता है आपको क्या मिलने वाली है। बताइए, देही नाम आंसर दो। दूसरे में अब शद कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, 100% सही है? बताइए मित्रों, अगर आपने प्रत्यय पढ़े हैं तो यहां मूल शब्द है देह। देह शब्द के साथ जब इनी प्रत्यय करते हैं तो मित्रों मूल रूप बन जाता है क्या? देहिन। क्या बन जाता है? देहिन बन जाता है। और इस देहिन पद का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप जो बनेगा वो क्या बन जाता है? देही नाम बन जाता है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मित्रों दे इनी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा? इनी। आपके सामने है, मूल शब्द दे है, प्रत्यय इनी जोड़ा, यहां प्रत्यय जुड़ करके जो रूप बना वो देहिन बना। और देहिन शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन जब हम पुल्लिंग में बनाएंगे तो मित्रों देही नाम रूप बनता है। आंसर हो जाएगा द। आइए तीसरा प्रश्न, सात्विकी। सर 3 दिन से पीछे पड़ रहे हो सात्विकी के, तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या है। सात्विकी इति पदे क्रमशः प्रत्याह संति। टेलीग्राम पर मैंने पूछा था कि इस शब्द में मूल धातु कौन सी है। फिर उसके बाद में मैंने इसमें आपको पिछला जो मॉडल पेपर कराया था उसमें आपसे पूछा था कि भाई बता दो, अभी भी बता दो मूल धातु कौन सी है। लेकिन लोग अभी भी डरे हुए हैं, पता नहीं, उन्हें ऐसा लगता है गलत आंसर दे दिया तो फांसी हो जाएगी। अरे गलत दोगे तो सही कर लोगे। जल्दी से बताओ कौन सा प्रत्यय सात्विकी में? क्षत्रि, तवत, ठक और नीप। यहां इसको तवत को ठीक कर लेना, ये त्वत है, ये त आधा है।
सत्री, त्वत, ठक और गीप, त्वत, इक, गीप और सत्री, ठक, इनी, सत्री और गीप, और त्वत, इक और गीप। आपसे पूछा गया है क्रमशः। क्रमशः का मतलब है कि शब्द जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें प्रत्यय जुड़ते हुए चले जाने चाहिए, तब ही इसका सही आंसर निकल करके आएगा। तो बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप ऐसे प्रश्नों को जब हल करने लग गए तो आप अपने आप को निश्चित रूप से मान लेना कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये प्रश्न तब हल होते हैं जब आप तैयारी करके आते हो। तो मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। तो बताइए तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, कौन सा विकल्प है? सबसे पहले तो आपके उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जिसमें आपसे मूल धातु की पूछी गई थी, क्योंकि इसका विकास जो होगा ना वो इसी तरीके से होगा। मित्रों, यहां सबसे पहले अस धातु है, और अस धातु के साथ जब हमने सत्री प्रत्यय किया, अस धातु के साथ सत्री प्रत्यय किया, तो हमारा मूल रूप निकल के आया सत। यानी पहला प्रत्यय कौन सा हुआ है? पहला प्रत्यय हुआ है सत्री। धातु के साथ में हमने सबसे पहले यहां सत्री प्रत्यय किया, उसके बाद में सत शब्द के साथ हमने त्वत प्रत्यय किया, तो हमारा रूप बना तत्व। तो हमारा रूप क्या बना? तत्व। ये सत्व रूप निकल करके आया, यानी दूसरा जो प्रत्यय है वो त्वत है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब हमारे साथ पास में था सत्व, और सत्व शब्द के साथ में जब हमने ठक प्रत्यय किया, इस ठक प्रत्यय तो ठक होता है, लेकिन ठक का इक जुड़ता है। क्या जुड़ता है? इक। धार्मिक, नैतिक, दैविक, भौगोलिक, इन सभी शब्दों में ठक प्रत्यय है। संस्कृत में ध्यान रखना, एक प्रत्यय नहीं होता है, संस्कृत में ठक प्रत्यय होता है। तो मित्रों यहां देखिए, ठक प्रत्यय जुड़ा, और ठक प्रत्यय जुड़ करके यहां इसका रूप बन गया सात्विक। और सात्विक शब्द के साथ में जब हमने गीप प्रत्यय किया तो स्त्रीलिंग में बन गया मित्रों सात्विकी। तो ऑप्शन अ जो है वो बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं जिसने सही आंसर दिया है वो दो नहीं 5 एल्पेनलिबे का हकदार है, और जिसने नहीं दिया है उनको समझ लेना चाहिए कि एक शब्द में एक से अधिक, दो से अधिक प्रत्यय भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, जनः इति पदे प्रत्ययो अस्ति। जनः पद में कौन सा प्रत्यय? फिर से शानदार प्रश्न। अगर गलत किया है तो ध्यान रखना, गलत नहीं करना है, आपको बताना है जनः इति पदे कह प्रत्यय। गए है, अण है, त है, या फिर अच है। पढ़ते हैं ना, रामे रामो रामा, जने जनऊ जना, देवे देवऊ देवा। इसी तरीके से शब्द रूप है। जना का बनता है प्रथमा, जन शब्द का प्रथमा का बहुवचन बनता है। तो आंसर दीजिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे दीजिए भैया कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है। अ, घै, ब, अण, स, त और द, अच। क्या बन जाएगा मित्रों? यहां मूल धातु है, सबसे पहले मूल धातु निकालो, जन। अब जन शब्द के साथ में अगर हम घै प्रत्यय करते हैं, जन के साथ में घै प्रत्यय करते हैं, तो ए को क्या होता है? आ हो जाता है। लेकिन यहां ए को आ नहीं हो रखा, ए ही है। इसका मतलब घै नहीं हो सकता। वृद्धि होती है घै प्रत्यय में। जैसे पठ धातु है, पठ के साथ घै प्रत्यय जोड़ते हैं तो मित्रों पठ का हो जाता है पाठ, और घै का अ जुड़ता है तो ये रूप बन जाता है पाठ। इसको हटा दीजिए। तो इसका मतलब ए का आ होना चाहिए था, लेकिन यहां नहीं है। ज तो ऐसा कि ऐसा ही है, इसका मतलब घै नहीं हो सकता। ठीक है। इसके बाद अण, अण प्रत्यय में भी वृद्धि होती है, लेकिन यहां वृद्धि कार्य नहीं हो रखा है, इसका मतलब ये विकल्प भी बिल्कुल गलत है। त प्रत्यय भी नहीं हो सकता, तय का त शेष बचता है। यानी जन शब्द के साथ यहां प्रत्यय जो जुड़ा हुआ है वो है अच। अच में च की संज्ञा लोप हो जाता है, हमारे पास ए बचता है जो नय को पूरा करता है, और इस तरीके से मूल शब्द बन जाता है जन। और इस जन शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा का बहुवचन जो रूप बनता है वो क्या बनता है? जनः, जनऊ, जनः।
यानी कि जनाह पद में कौन सा प्रत्यय होगा? जनाह पद में प्रत्यय होगा मित्रों अच। जनाह पद में कौन सा प्रत्यय होगा? जनाह पद में अच प्रत्यय होगा। और ध्यान रखना, घय प्रत्यय से बने शब्द और अच प्रत्यय से बने शब्द पुल्लिंग होते हैं। घय प्रत्यांत शब्द और अच प्रत्यांत शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो ये भी आपके लिए पहचान हो जाती है। जहां हम वाच्य परिवर्तन करते हैं वहां बड़ी दिक्कत आती है इस तरीके के प्रश्नों में। तो ध्यान रखना, प्रत्यय कौन सा है? अच है। चलिए, अधोदत्तेषु तिन प्रत्यांतम पदम नास्ति। प्रश्न को ठीक से पढ़ो। निम्न में से तिन प्रत्यय से बना हुआ पद नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और चार ऑप्शन में दिया हुआ है संधि, बुद्धि, सिद्धि, उक्ति। बताइए इनमें से कौन सा उदाहरण ऐसा है जो तीन प्रत्यय से बना हुआ नहीं है? आपका आंसर ही है जो आपका हौसला बढ़ाएगा। स्मरण रहे, जल्दी से बता दीजिए कौन सा नहीं है। बोल साहब सारे तो एक जैसे दिख रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा है और कौन सा नहीं है? अलग कर लीजिए। यहां सम उपसर्ग है प्लस धा धातु है प्लस प्रत्यय निकाल लेंगे। यहां बुध धातु है, यहां सिद्ध धातु है और यहां वच या ब्रू धातु है। ठीक है, तो वच के साथ में जब तिन प्रत्यय जुड़ता है तो मित्रों आपको ज्ञात होना चाहिए तिन प्रत्यय का शेष बचता है ती। क्या शेष बचता है? ती। तो वच के साथ में जब तिन प्रत्यय जुड़ता है तो व को उ होकर के बन जाता है उक्ति, यानी ये विकल्प तो बिल्कुल सही है, यहां तिन प्रत्यय हुआ है। इसी तरीके से सिद्ध धातु के साथ भी तिन प्रत्यय जुड़ता है तो ती जुड़ करके बन जाता है सिद्धि, यानी ये विकल्प भी बिल्कुल सही है। बुद्धि, बुद्ध धातु के साथ में तिन प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहां ती शेष बचता है और रूप बन जाता है बुद्धि। इसका मतलब ये तीनों विकल्प जो है वो बिल्कुल सही हैं। और यहां आपको याद रखना है तिन प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। तो उक्ति, सिद्धि, बुद्धि ये तीनों ही पद कैसे हैं? स्त्रीलिंग के पद हैं। तो फिर संधि, मित्रों यहां आपको बता दें कि संधि पद जो है वहां तिन प्रत्यय नहीं है, यहां की प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? की। संधि की व्युत्पत्ति जब पढ़ोगे, संधि जहां पढ़ते हैं वहां भी बताया जाता है संधि की व्युत्पत्ति में कि संधि शब्द सम उपसर्ग धा धातु के साथ में की प्रत्यय से मिलकर के बनता है। और की प्रत्यांत शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। वो कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो संधि शब्द पुल्लिंग है और की प्रत्यय से बना हुआ है, जबकि बुद्धि, सिद्धि और उक्ति ये तीनों ही पद स्त्रीलिंग हैं जो तिन प्रत्यय से बने हुए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा भैया ए कि इनमें से तिन प्रत्यय से बना हुआ कौन सा पद नहीं है? इनमें से तिन प्रत्यय से बना हुआ पद नहीं है संधि। चलिए, उदाहृतम इति पदस्य व्युत्पत्तिरस्ति। उदाहृतम एक पद यहां पर दिया हुआ है, आपको बताना है इस शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, यानी यहां कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। आपको आंसर देना है अ उदा प्लस ही प्लस त, ब उद प्लस आ प्लस ही प्लस त, और उद प्लस आंग प्लस ही प्लस घय, और उद प्लस आंग प्लस ही प्लस त। बताइए कौन सा विकल्प सही है? सरल क्वेश्चन आ गया हालांकि। तो छठवें में मित्रों उदाहृतम, सबसे पहले तो उपसर्ग निकालो। उपसर्ग है कौन सा? उद। उद्म के साथ में जुड़ा हुआ है दूसरा उपसर्ग। दूसरा उपसर्ग होता है मित्रों आंग। ध्यान रखना, आ कोई उपसर्ग नहीं है संस्कृत में, आंग उपसर्ग होता है। प्रयुक्त जो है वो आ होता है, प्रयोग आ का होता है। इसके बाद में धातु दे रखी है कौन सी? ह्री। तो अब यहां आप देखिए ये गलत हो चुका है, ये गलत हो चुका है। ये दोनों ऑप्शन आपके सामने खुले हैं। अंत में क्या शेष बच रहा है? अंत में शेष बच रहा है तम। तम का मतलब त किसका शेष बचता है? त प्रत्यय का त शेष बचता है। तो ऑप्शन द बिल्कुल सही है। उद उपसर्ग है, उद के साथ में आंग उपसर्ग है, ह्री धातु और ह्री धातु के साथ में जब त प्रत्यय जोड़ते हैं तो त का त जुड़ता है, क की संज्ञा हो जाती है और रूप बनता है हृतम। अब आंग का जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? आहृतम। और आहृतम शब्द के साथ में उद उपसर्ग जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? उदाहृतम। आंसर द बिल्कुल सही है। धैर्य बनाए रखें।
ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं जो आपका बहुत जबरदस्त अभ्यास कराएंगे, आपकी पूरी तरीके से परीक्षा लेने वाले। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? ज्ञा प्लस सत्री जानन, पा प्लस सत्री पिबन, दा प्लस सत्री ददन और स्था प्लस सत्री तिष्ठन। क्षत्रि प्रत्यय, शानदार उदाहरण। और आपको इसका अभ्यास करा चुका हूं मैं क्लास में, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है इसकी। क्षत्रि प्रत्यय पहचानना है और पुल्लिंग रूप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो पहले मुझे आंसर दे दो, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि यहां कौन सा विकल्प आप जल्दी से पहचान सकते हो। आपने आंसर दो क्वेश्चन नंबर 7, अब सदब कौन सा विकल्प जो है वो 100% सही है? बताइए। आपको तरीका बताया था मैंने कि जब सत्री प्रत्यय निकालना हो तो जो मूल धातु दे रखी है उसका लट लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप निकाल लो। कौन सा? बहुवचन। और जो बहुवचन रूप निकल के आता है उसके अंत में जो ती आ रही है, इस ती को हटा दो तो पुल्लिंग एक वचन मिल जाएगा आपको। इस ती को हटाएंगे और ती को हटाने से आपको किसका रूप मिल जाएगा? सत्री प्रत्यय का पुल्लिंग एक वचन रूप मिल जाएगा आपको। तो मूल धातु ज्ञा है, जानाति जानीतः जानंती, लट लकार का रूप क्या हुआ? जानाति जानीतः जानंती। इसका मतलब, और अब आपको क्या करना है? ती को हटा देना है। समझ लो, शॉर्ट ट्रिक के साथ समझा रहा हूं। ती को हटा देना है। ती को हटाओगे तो हमारे पास जो रूप बच गया वो क्या बच गया? जानन। हमारे पास जो रूप बच गया वो क्या बच गया? ये तो यहां आ गया क्या मित्रों? लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, और यहां किसका रूप मिल रहा है आपको? सत्री प्रत्यय का रूप मिल रहा है। इसका मतलब यहां जानन बनता है और यहां जानन दे रखा है, ये डेफिनेटली सही है। फिर देखते हैं पा। तो पा धातु के साथ में आइए देखते हैं, पा धातु के रूप चलते हैं। पिबती पिबतः पिबंती, यानी प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप जो बनता है वो क्या बनता है? पिबंती बनता है। ती को हटा दीजिए और ती को हटाएंगे तो रूप बन जाएगा पिबन। क्या रूप बन जाएगा? पिबन रूप बनेगा, जो कि बना हुआ है। इसका मतलब ये विकल्प भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरे, दा प्लस सत्री और स्था प्लस सत्री, अब तो यही करेंगे। तो मूल धातु स्था होती है, जब हम इसके रूप बनाते हैं तो बनते हैं तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। लट लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप जो बनेगा वो होगा तिष्ठन्ति, और जब इसमें से ती को हटाओगे तो मित्रों इसका रूप आपके पास रह जाएगा तिष्ठन। इसका मतलब ये विकल्प भी बिल्कुल सही है। तो फिर गलत क्या है? गलत ये है। क्यों गलत है? कि दा धातु के लट लकार के रूप बनाइए, प्रथम पुरुष का एक वचन। दा धातु में लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप बनाइए, और एक वचन रूप बनता है ददा। एक वचन नहीं, बहुवचन, क्योंकि हमने सभी को बहुवचन से निकाला है। तो ददाति दत्तः ददती, यहां न आता ही नहीं है। अब जब न आता ही नहीं है तो यहां बचेगा भी नहीं। तो यहां सत्री प्रत्यय का जो पुल्लिंग रूप बनता है वो ददत बनता है। अति महत्वपूर्ण है, क्षत्रि प्रत्यय का पुल्लिंग में ददन रूप कहीं भी नहीं बनता है। दा धातु के साथ अगर सत्री जोड़ना है तो पुल्लिंग रूप बनेगा ददत। पुल्लिंग तो क्या बनेगा? ददत। स्त्रीलिंग बनेगा ददती, और नपुंसक लिंग में भी ददत ही रहेगा। ठीक है, तो विकल्प कौन सा गलत है मित्रों? विकल्प स जो है वो बिल्कुल गलत है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर स हो जाएगा। सत्री प्रत्यय इसी तरीके से निकालना। ठीक है, चलिए, अभी तो क्वेश्चन बहुत है। 8वां प्रश्न, विपर्यस्तम इति पदस्य व्युत्पत्तिरस्ति, यानी विपर्यस्तम पद आपके सामने दिया हुआ है। आपको बताना है यहां कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। तीनों चीजें आ रही हैं यहां पर। मूल धातु भी आपको बतानी है, प्रत्यय भी आपको बताना है और उपसर्ग भी आपको निकालना है। 3 प्रश्नों का एक साथ जवाब मिल रहा है। बताइए, ए वी पर उपसर्ग और आस धातु के साथ त प्रत्यय। ब ऑप्शन है वी और परि उपसर्ग के साथ अस धातु और त प्रत्यय। स ऑप्शन है वी परि अस धातु के साथ अच प्रत्यय, और वी प्रय अस धातु के साथ घ प्रत्यय। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है? वैसे बहुत सीधा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। आंसर दे दो जल्दी से। 8वें क्वेश्चन का अवशोधक कौन सा विकल्प सही है, जिससे आगे बढ़ा जाए? बताइए। अरे वी उपसर्ग है, बिल्कुल है।
पर्यस्तम, पर्यस्तम का जब संधि विच्छेद करोगे तो होगा परि प्लस अस्तम। क्या होगा? परि प्लस अस्तम, यानी कि पर उपसर्ग नहीं है और प्र उपसर्ग नहीं है, तो दोनों में परि उपसर्ग है। अब यहां दे रखा है अस के बाद में तम, हमारे पास क्या बचा हुआ है? अस्तम। तो मित्रों तम किस में बसता है? त प्रत्यय में बसता है, त का तो शेष बचता है, नपुंसकलिंग में तम हो जाता है। और इधर मूल धातु जो आ रही है वो क्या आ रही है? अस आ रही है। इसका मतलब आंसर ब जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां तो अच प्रत्यय हो गया, अच प्रत्यय यहां पर नहीं है, तो शेष बच रहा है, तो इसका मतलब यहां कौन सा प्रत्यय है? यहां तो प्रत्यय है। आप कत भी कह सकते हो, उच्चारण पे मत जाना, यहां लिखा हुआ है। प्रत्यभिज्ञाय इति पदस्य व्युत्पत्तिरस्ति, यहां भी आपको बताना है क्या? सर्ग, प्रत्यय और मूल धातु तीनों को पहचानो। तो मूल धातु तो सभी में मित्रों ज्ञात दी हुई है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अब आपको पहचानना है प्रत्यभिज्ञाय, इसका तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आंसर दे दो भैया। क्वेश्चन नंबर 9 का अबशद का विकल्प को चुनते हुए कौन सा विकल्प जो है वो सही है? आप में से जो समझदार होंगे वो पहले संधि विच्छेद कर लेंगे, और संधि विच्छेद करेंगे तो होगा प्रति प्लस अभिज्ञाय। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्रति प्लस अभिज्ञाय। अब आपको दिख गया प्रति उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, तीन चीजें क्लियर हैं। प्र उपसर्ग नहीं है, प्र उपसर्ग नहीं है, अभि उपसर्ग है और ज्ञा धातु है, यानी विकल्प अ और स जा चुके हैं। अब आपको पहचानना है प्रत्यय या तो ल्यप है या फिर ण्यत है, कौन सा है? तो यहां याद रखना, जब भी य आ रहा हो किसी के अंत में, ध्यान से सुन लेना, कान खोलकर सुन लेना, जब भी किसी शब्द के अंत में य बच रहा हो, किसका य बच रहा हो? प्रत्यय का, इस य के बाद में यहां ना तो विसर्ग हो न म हो, यानी कि विसर्ग भी नहीं होना चाहिए और हलंत म का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए, केवल यह आया हुआ है। और यह किससे बचा हुआ है? प्रत्यय से बचा हुआ है। तो मित्रों फिर वह डेफिनेटली ल्यप प्रत्यय होता है, ण्यत प्रत्यय यहां नहीं है। ण्यत प्रत्यय में यम आता है अंत में, इसलिए यहां प्रत्यय हो जाएगा कौन सा? ल्यप। आंसर हो जाएगा ब, प्रति उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। मुझे अक्सर आप लोगों के मैसेज आते हैं कि साहब प्रत्यय से डर लग रहा है, प्रत्यय समझ में नहीं आ रहे। मैं आपको प्रत्यय का संपूर्ण अभ्यास कराऊंगा, चाहे मुझे 4 वीडियो केवल प्रत्यय पर बनाने पड़े, लेकिन प्रत्यय का संपूर्ण अभ्यास कराऊंगा आपका, कि आपको बताऊंगा कि ये जो है यह कैसे कंफ्यूज करता है। यह हमारे पास 4-5 जगह आता है, यत प्रत्यय में भी यत बचता है, ण्यत में भी यह बचता है, क्यप में भी यह बचता है, इन तीनों में। और यत ण्यत क्यप तीनों ही प्रत्ययों में क्या बचता है? यह बचता है। अब हमें पता ही नहीं चलता सब कौन से वाला है, और इसके अलावा ल्यप में भी बचता है। तो 4 जगह आपके सामने यह आ रहा है, और अब किसका कहां प्रयोग करना है तो आपको यह चीज भी निश्चित रूप से समझाई जाएगी। मैंने कहा था आपको, आप प्रत्यय का तुलनात्मक अध्ययन करो कि एक जैसे बनने वाले प्रत्ययों को एक साथ लेकर के चलो निश्चित रूप से। अब आप क्या करो, यत ण्यत क्यप और ल्यप चारों के उदाहरणों को एक साथ रख के पढ़ो, फिर आप क्लियर करो कि यत में ये परिवर्तन हो रहा है, ण्यत में ये परिवर्तन हो रहा है, क्यप में ये परिवर्तन हो रहा है, ल्यप में ये परिवर्तन हो रहा है। डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं इसको आपको समझा के ही मानूंगा, निश्चिंत रहें। तो आंसर क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। और 10वां प्रश्न है निषण्ण, शानदार से भी शानदार, अति महत्वपूर्ण, बिल्कुल अल्पनिलय प्रश्न। जल्दी से बता दीजिए, निषण्ण इत्यत्र प्रत्ययोस्ति, यानी यहां भी व्युत्पत्ति दी हुई है आपके सामने, तो व्युत्पत्ति को देखते हुए जल्दी से बताइए यहां प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय के साथ साथ में आपको संपूर्ण व्युत्पत्ति भी पहचाननी है। जिसने व्युत्पत्ति पहचान ली वो मुझे नहीं लगता कि कोई गलती करने वाला है। सबसे पहले तो उपसर्ग पहचानो, निस है क्या? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि निस में होता तो यहां आधा स होता या विसर्ग होता, इसका मतलब ब विकल्प बिल्कुल गलत है। ठीक है। ल्युट प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय का अन जुड़ता है और अन को अनम हो जाता है, क्योंकि ल्युट प्रत्यांत शब्द हमेशा नपुंसक लिंग में रहते हैं, और यहां प्रत्यय पुल्लिंग बना हुआ है, इसका मतलब यह विकल्प भी बिल्कुल गलत है। अण प्रत्यय, मित्रों इस अण प्रत्यय का अशेष बचता है। क्या बचता है? अण प्रत्यय का अशेष बचता है, और अशेष बचता है तो यहां अन नहीं आ सकता, ण नहीं आ सकता, इसलिए यह विकल्प भी बिल्कुल गलत है। तो आंसर तो हो गया आपका ए। आंसर तो क्या है? ए। नी उपसर्ग है, सद धातु और त प्रत्यय है। लेकिन कैसे, तो आप यहां 3-4 उदाहरणों को समझ लो।
जब भी किसी धातु के अंत में द आएगा तो इस द को द अंत वाली धातु के साथ में जब हम त प्रत्यय जोड़ेंगे तो इस त को न होगा, द को भी न हो जाएगा और त को भी न हो जाएगा। इसको ध्यान से समझ लो, जब भी धातु के अंत में द आ रहा हो तो द को भी न में परिवर्तित करना है और तय को भी न में परिवर्तित कर देना है। कैसे करेंगे आप देखिए, यहां पर समझा देता हूं आपको। भिद प्लस त, कत प्रत्यय का त बचता है, द आ रहा है, इसका मतलब इसका जो रूप बनेगा दोनों को न होकर के बनेगा भिन्नम। छिद प्लस त छिन्नम। उद प्लस पद प्लस त, उद उपसर्ग है वहां पर, उत्पन्नम। ठीक है, तो इसका मतलब यहां इसमें भी देखो तीनों में द है और यहां भी द आया हुआ है, तो द को न हो गया, इन दोनों को ना हो गया, तो सद प्लस त क्या बना, सन। अब इसके पहले हमें उपसर्ग क्या जोड़ना था, नी, और नी में ई आ रही है, इसलिए इस स को मूर्धन्य स होगा और मूर्धन्य स होकर के हो जाएगा स, और मूर्धन्य स होने के कारण ष्टुत्व होगा और न को ण रूप बन करके बनेगा निसन्नः। न को ण रूप बन करके क्या बन जाएगा, निसन्नः रूप बनेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नी उपसर्ग है, सद धातु है, सद प्लस त को जोड़ा तो बना सन, और जब नी उपसर्ग जोड़ा तो ई होने के कारण स को मूर्धन्य स हो गया। जैसे आपने देखा होगा संधि विच्छेद, हम हिंदी में भी पढ़ते हैं इनको, नी प्लस सेध, और जब इसकी संधि करते हैं तो क्या बनता है भैया, निषेध, मूर्धन्य स हो जाता है। यहां पर कौन सा हो जाता है, मूर्धन्य सा। ईऊ आने पर सु प्लस समा, और जब संधि करते हो तो क्या बन जाता है, सुषमा। तो इसीलिए यहां नी उपसर्ग की ई जब इसके साथ जुड़ी तो यहां मूर्धन्य स हो गया, और मूर्धन्य स के कारण यहां ष्टुत्व होकर के क्या बन गया, निसन्न रूप बन जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसने इसका सही आंसर दिया है वो वास्तव में बधाई का पात्र है। 11वां, समीचीनम विकल्पम नास्ति, बताइए जल्दी से कौन सा विकल्प जो है वो ठीक नहीं है। अनुद्य, ल्यप प्रत्यय, भाषा, घय प्रत्यय, नदी, गी प्रत्यय और धनी, इनी प्रत्यय, चारों में से कौन सा विकल्प जो है वो आपको गलत लग रहा है। नास्ति पूछा है ना, कौन सा ठीक नहीं है, तो बताओ भैया कौन सा ठीक नहीं है। आंसर दो 11 में, अ ब श द, इंतजार करते रहते हो, जल्दी आंसर दो। धन, धनी, मित्रों धन शब्द के साथ में जब इनी प्रत्यय जोड़ते हैं तो मूल रूप बनता है धनिन, और इस धनिन का पुल्लिंग एक वचन प्रथमा में बन जाता है धनी, यानी ये विकल्प बिल्कुल सही है। नदी, मित्रों मूल शब्द होता है नदट, और नदट शब्द के साथ में गीप प्रत्यय जोड़ते हैं, गीप का ई जुड़ता है, तो स्त्रीलिंग में रूप बन जाता है क्या, नदी। विकल्प ब भी बिल्कुल सही है। अनुद्य, पहले क्वेश्चन नंबर, इसमें एक और क्वेश्चन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ए डालो और जल्दी से मुझे आंसर दो। यहां जो अनुद्य पद आया हुआ है, इस अनुद्य पद में कौन सी धातु है। अनुद्य पद यहां पर आया हुआ है, आप मुझे आंसर करके दीजिए जल्दी से, अनुद्य पद की मूल धातु क्या है। आनंद तो आएगा तभी यार, जब आप ऐसे प्रश्नों को निकालना सीखोगे तभी आप जीत पाओगे, प्रत्यय पर विजय पाओगे, क्योंकि प्रत्यय समझ में आने लग गया ना तो आपका जो डर है ना वो निकल जाएगा। तो बताइए 11वें में आंसर करके मुझे लिख के बताइए कौन सी धातु है। जिसने धातु पहचान ली वो निश्चित रूप से पहचान लेगा। यहां प्रत्यय मैंने आपको बताई थी कि अगर प्रत्यय के अंत में यह आ रहा हो, द्य में यह होता है कि नहीं, द और यह है, और उसके बाद में विसर्ग नहीं आ रहा हो, म नहीं आ रहा हो, तो ल्यप प्रत्यय होता है। पहचान कर लो, ल्यप कब होगा, जब यह के बाद में ना तो विसर्ग है ना म है, दोनों ही नहीं होंगे तो ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, बस वो प्रत्यय का ल हो। मित्रों इसका जब विच्छेद करेंगे तो ये होगा अनु उपसर्ग वद धातु और ल्यप प्रत्यय, यानी यहां अनुद्य पद की जो मूल धातु है वो कौन सी है, इसकी मूल धातु है मित्रों वद। जब यहां हम इसको जोड़ते हैं तो व को उ हो जाता है, संप्रसारण होकर के व को उ हो जाता है, उ और उ दीर्घ उ हो जाते हैं, और उ बड़ा होकर के द का ल्यप का क्या शेष बचता है, ल्यप का य शेष बचता है।
इसलिए मिलकर के क्या रूप बनता है, अनुद्य रूप बनता है। अनु और वद, वद को क्या हो जाता है, उद हो जाता है, और ल्यप का य शेष बचता है, तो ये दीर्घ होकर के क्या हो जाता है, अनु, और द और यह मिलकर के द्य हो जाते हैं, अनुद्य रूप बनता है। बिल्कुल सही है। तो भाषा में घय प्रत्यय है कि नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो पांचवा विकल्प लाना पड़ जाए कि सब पांचवा विकल्प दो कि सारे सही हैं। भाषा में घय प्रत्यय है क्या, बिल्कुल नहीं है मित्रों। भाषा में भास धातु है, और इस भास धातु के साथ में अच प्रत्यय है। कौन सा है, भास धातु के साथ में यहां पर अच प्रत्यय हुआ है, और भास धातु के साथ जब अच प्रत्यय जुड़ता है तो मूल रूप बनता है भास, और पुल्लिंग में उसको क्या हो जाता है, भाषा। तो यहां प्रत्यय घय नहीं है, यहां पर जो प्रत्यय है वो है अच। कौन सा प्रत्यय है, अच प्रत्यय है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधोदत्तेषु अच प्रत्यांत पदम नास्ति, निम्न में से अच प्रत्यय से बना हुआ पद नहीं है। अभी अभी तो अच प्रत्यय बताया था आपको, तो बताइए इनमें से कौन सा अच प्रत्यय से बना हुआ पद नहीं है। वचय, पाठय, वसय और चलय, कौन सा प्रत्यय है जो शब्द है, कौन सा उदाहरण है जो अच प्रत्यय से बना हुआ नहीं है, बताइए। मूल धातु निकालो। वचय की मूल धातु क्या है, वच। पाठय की मूल धातु क्या है, पठ। वसय की मूल धातु क्या है, वस। और चलय की मूल धातु क्या है, चल। आराम से समझ गए होंगे कि यहां कौन सा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 12, अवशद, अपने आंसर कमेंट करो और फिर इधर ध्यान दो। यहां वचय के साथ में जब हम अच प्रत्यय जुड़ते हैं तो अच का क्या शेष बचता है, अच का अ जुड़ता है, और च में अ जुड़ता है तो च पूरा हो जाता है। बिल्कुल सही है। चलय में भी चल के साथ में जब अच प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहां अ जुड़ता है और चलह बन जाता है। बिल्कुल सही है। वसय के साथ में अच प्रत्यय जोड़ते हैं, अ जोड़ते हैं तो वस बनता है, और पुल्लिंग में अच वसय बन जाता है। फिर पाठ है क्यों नहीं। तो मित्रों अब आप देखिए, इनमें से किसी में भी जो पहले आ आया हुआ है उसमें कोई वच, व और च कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन यहां मूल धातु पठ है और पठ को हुआ है पा। यही अंतर पहचानना है, यही अंतर तो है जो आपको पहचानना है कि पठ का पठय होता, पठ का पठय होता, अगर पठ प्लस अच रूप बनता तो फिर यहां पठय बनता, पाठय नहीं बनता, क्योंकि यहां तो वृद्धि होकर के ए को आ किया गया है, और वृद्धि जो होती है वो मित्रों घय प्रत्यय में होती है। यानी पठ के साथ में जब आप घय प्रत्यय जोड़ोगे तो पुल्लिंग में जो रूप बनेगा वो बनेगा पाठय। यानी आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ब। कौन सा विकल्प, ब विकल्प जो है वो क्या है, अच प्रत्यय से बना हुआ शब्द नहीं है। आपका आंसर है अच प्रत्यय से बना हुआ कौन सा शब्द नहीं है, पाठ है, अच से नहीं घय प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, प्रोह्य इत्यस्य व्युत्पत्तिरस्ति, प्रोह्य पद की व्युत्पत्ति क्या है। यानी प्रोह्य पद जो दिया हुआ है उसको अलग करिए और मुझे बताइए कि यहां उपसर्ग कौन सा है, मूल धातु कौन सी है, और व्युत्पत्ति प्रत्यय कौन सा है। अब प्रत्यय तो सभी जगह ल्यप दे रखा है तो डेफिनेटली ल्यप है ही। अब जिसने इसका विच्छेद कर लिया वो तो बता देगा। 13वें प्रश्न का उत्तर दे दो भैया अवशद करके। अरे प्र प्लस उह्य हो रहा है, प्र प्लस उह्य हो रहा है, और उ किसके स्थान पर होता है, व के स्थान पर होता है। यानी यहां मूल धातु है वह और य शेष बच रहा है, तो प्रत्यय कौन सा है, ल्यप है। प्र उपसर्ग वह धातु और ल्यप प्रत्यय, जैसे एक पद होता है प्रोच्य या प्रोद्य भी आया था, प्रोच्य कह सकते हो आप। प्रोच्य को जब अलग करोगे तो यहां प्र उपसर्ग है, वच धातु है और ल्यप प्रत्यय है, संप्रसारण होकर के व को उ होता है, और ए और उ मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। तो यानी प्र को क्या हो जाता है, प्रो, च के साथ मिलकर बन जाता है प्रोच्य। तो इसी तरीके से प्रोह्य बना हुआ है, प्र प्लस वह प्लस उह्य। ब ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट, रामे इति पदे प्रत्यय अस्ति। राम शब्द के रूप तो छठवीं क्लास से याद कर रहे हो, तो अब बताओ मुझे राम शब्द में कौन सा प्रत्यय? अण है, अच है, त है और घ है। कौन सा प्रत्यय है राम शब्द में? आंसर दीजिए जल्दी से मुझे। 14वां क्वेश्चन लिखें और आंसर दें। समझने का भरपूर प्रयास कर लेना। हर तरीके के शब्द आपके सामने आ रहे हैं। जिसने मूल धातु निकाल ली रम, अब रम धातु थी, आप तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है यार। रम धातु है, रे में अ था लेकिन यहां क्या हुआ? आ। ठीक वैसे ही ध्यान करो, पठ धातु थी और जब इसका पाठय रूप बनाया था तो ए को क्या हुआ था? आ हुआ था। तो पठ का पाठय कब बना था? जब पठ धातु के साथ में घ प्रत्यय जोड़ा था तो रूप बना था पाठय। तो इसका मतलब रम धातु के साथ भी घ प्रत्यय जोड़ोगे तो रे में जो ए है उसको रा हो जाएगा और बन जाएगा राम। पुल्लिंग रूप बनवाओगे तो रामे बन जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका द। यानी रामे पद में कौन सा प्रत्यय है? रामे पद में मित्रों प्रत्यय है घ। कौन सा है? घ प्रत्यय है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न, चय जय क्षय इत्येतेषु पदेषु प्रत्ययो वर्तते। बताइए इनमें कौन सा प्रत्यय है? चय जय क्षय, यत है, क्यप है, अच है, घ है। बहुत ही शानदार प्रश्न जो आप निश्चित रूप से बिना समझे गलत कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि मुझे आपकी प्रतिभा पर कोई संदेह नहीं है, आप बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हो, मेहनत कर रहे हो जबरदस्त। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ संस्कृत में तो सब पाणनी बन चुके हैं। लग ही नहीं रहा कि आप लोग किसी छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे लग रहा है कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान बनने वाले हो। तो बताइए कौन सा प्रत्यय है जिसने मूल धातु पहचानी? चय में ची है, जय में जी है और क्षय में शी है। ये तीन धातु हैं मित्रों और इनके साथ में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इनके साथ में प्रत्यय जुड़ा हुआ है मित्रों अच। कौन सा जुड़ा हुआ है? अच जुड़ा हुआ है। अच जोड़ते समय आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, यह आंसर है अच स। जिन्होंने स आंसर दिया है वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं और जिन्होंने नहीं दिया वो समझने के क्या है? हकदार हैं। चलो, ची धातु के साथ में जब हम अच प्रत्यय करते हैं तो ची को हो जाता है मित्रों चे और चे के साथ में ए, क्योंकि अच का क्या शेष बचता है? ए शेष बचता है। जी के साथ में जब हम अच प्रत्यय करते हैं तो जी को हो जाता है जे और अच का ए जुड़ता है। इसी तरीके से शी धातु के साथ में अच प्रत्यय करते हैं तो क्षी का हो जाता है क्षे और अच का ए जुड़ता है। अब जिन्होंने अयादि संधि पढ़ी है वो बिल्कुल कर देंगे। ए के बाद में स्वर आए तो ए को आय होता है यानी चय। जे का आय जय होकर क्या बना? जय। और छह का क्या बन गया? क्षय। पुल्लिंग रूप बना लेंगे तो क्योंकि अच प्रत्यय से बने हुए शब्द पुल्लिंग होते हैं इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? अच हो जाएगा। यत नहीं है, क्यप नहीं है, घ भी नहीं है। कंफ्यूज हुए थे? अगर हुए हैं तो अब ध्यान रखना और कम से कम जो उदाहरण बोर्ड पे आ गए ना मित्रों, अगर वो आप लोगों ने गलत किए ना तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे और मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। जो उदाहरण आंखों के सामने आ गया और समझने के दौर में आ गया वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। जय, चय, क्षय, इनमें कौन सा प्रत्यय? सभी शब्दों में अच प्रत्यय होता है। इसी तरीके से शब्द होते हैं चलह, कौन सा? चलह, पठह, नमः, इन सभी में भी कौन सा प्रत्यय है? अच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? अच। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, कुछ तो कर लो भैयाओ, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए और मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। बोला आपका कैसा होगा? कैसे होगा? सैलरी तो हमें मिलेगी। अरे यार शिक्षक बनो, जब उसके छात्र सफल होते हैं ना तो बड़ी संतुष्टि और खुशी मिलती है। भ्रम प्लस त्वा इत्यस्य समीचीनम रूपम अस्ति। आंसर बताइए, भ्रांत्वा, भ्रमित्वा, अ और ब दोनों या भ्रष्टवा? बताइए। एक टेस्ट को बनाने में और उसकी को शूट करने में यानी उसका वीडियो क्लास बनाने में टोटल समय लगाऊं ना तो मुझे 5 घंटे लगते हैं। कम से कम जब अच्छे स्तर का टेस्ट किया जाता है तो
3 से 3.5 घंटे मुझे एक टेस्ट को तैयार करने में लग जाते हैं, 3 घंटे कम से कम 30 क्वेश्चन का टेस्ट तैयार करने में। और 1 से 1.25 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाती है और कुछ टाइम एक्स्ट्रा भी लगता है। और आपका एक गलत आंसर विद इन 30 सेकेंड मेरी उस 5 घंटे की मेहनत पर पानी फेर देता है। तो मित्रों, अपने लिए ना सही, मेरे उस 5 घंटे के लिए तो कम से कम मेहनत कर लो, जिससे आपको लगे कि यार मैं आपको 30 अच्छे क्वेश्चन पहचान पाने के लिए 5 घंटे मेहनत कर सकता हूं, तो क्या आप अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत नहीं कर सकते हो? क्या इन क्वेश्चंस को, 30 क्वेश्चंस को आप ढंग से नहीं समझ सकते? इन जैसे उदाहरणों का अभ्यास नहीं कर सकते? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब ये टेस्ट पूरा हो उसके बाद में ये देखें कि मैंने कौन कौन से प्रत्यय जो हैं उनमें गलतियां की हैं, उन प्रत्ययों को वापस पढ़ें, और जब अगला प्रत्यय का टेस्ट आए उसमें फिर शानदार तैयारी के साथ में उतरें। तो और मैं निश्चित मान लेना स्तर तो बढ़ा के ही लेके आऊंगा, इससे नीचे तो नहीं लाने वाला। चलिए, भ्रम प्लस त्वा कौन सा रूप बनता है मित्रों? भ्रम प्लस त्वा का भ्रांत्वा रूप भी बनता है और भ्रमित्वा रूप भी बनता है। इसका मतलब विकल्प अ और ब दोनों सही हैं। बहुत शानदार और काम का प्रश्न है, ध्यान रखना। भ्रष्टवा कर सकते हो आप गलती से, क्योंकि तो हमें तो दृष्टवा पृष्टवा और उनकी आदत पड़ी हुई है, मत कर देना, फंस जाओगे। मित्रों, भ्रम प्लस त्वा का रूप क्या बनेगा? भ्रांत्वा भी बनता है और भ्रमित्वा भी बनता है, दोनों ही रूप यहां पर बनते हैं। आंसर हो जाएगा ब। सॉरी, आंसर कौन सा हो जाएगा? स और ब दोनों हैं। कर्ता इति पदे प्रत्योस्ति, यानी कर्ता पद में कौन सा प्रत्यय है? फिर से एक एल्पेनलीबे प्रश्न जो देखा जाए तो बेहद सरल है और नहीं होता है तो बेहद कठिन भी है, इसीलिए 2 स्टार लगा करके आपको कह दिया गया है कि यहां कौन सा प्रत्यय है। एल्पेनलीबे प्रश्न हो गया, तो एल्पेनलीबे प्रश्न है तो आंसर दे दीजिए जल्दी से। तल है, त है, त्रिच है या त्वत है? इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिसने आज के पेपर में 25 प्लस प्राप्त किए हैं इस टेस्ट में, वो निश्चित रूप से जब 3 टेस्ट प्रत्यय प्रकरण के दे चुका होगा तो वो अपने आप पर विश्वास कर पाएगा कि हां, अब मेरा प्रत्यय गलत नहीं होने वाला है, जिसने 25 प्लस किए। ईमानदारी से अगर आप यहां आंसर देख देख के आंसर दे रहे हो, दूसरों के आंसर देख देख के कॉपी कर रहे हो, तो फिर तो यार आपकी मर्जी है, कुछ भी करो। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से टेलीग्राम पर टेस्ट दिया है और फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन देख करके अपने वही आंसर दे रहे हो जो आपने वास्तव में दिए हैं, तो फिर आप निश्चित रूप से 25 प्लस कर गए तो मैं सैल्यूट करूंगा आपको। चलिए, कर्ता पद कौन सा प्रत्यय है? तल है, त है, त्रिच है और त्वत है? बताइए मित्रों। सबसे पहले हमारा काम बनता है कि जो शब्द दे रखा है उसकी मूल धातु या मूल शब्द निकालें। तो यहां मित्रों क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री धातु है। और क्री धातु है तो धातु के साथ में ना तो त्वल जुड़ता है ना त्वत जुड़ता है, दोनों ही नहीं जुड़ते। आप में से कुछ ने शायद आंसर दे भी दिया होगा, तल प्रत्यय। तो ध्यान रखना, धातु के साथ में तल प्रत्यय नहीं जुड़ता है, तल शब्द के साथ में जुड़ता है। जनता, देवता, मूर्खता, पटुता, कटुता, इन सभी में तल प्रत्यय है। चलिए, तो अब बचे कौन से? 2। कौन से? त और त्रिच। अगर क्री धातु के साथ में आप त प्रत्यय जोड़ते हैं तो सीधा सीधा पद बनता है कृत। क्या बनता है? कृत। पुल्लिंग में कृतः बन जाएगा और हमारा पद क्या है? कर्ता है। तो इसका मतलब तो प्रत्यय भी नहीं है। प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय है मित्रों त्रिच। तो अब आप कहोगे साहब त्रिच प्रत्यय तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो अब ध्यान से देख लो, 4 उदाहरण 5 उदाहरण यहीं दिखा देता हूं। देखिए, आपके पास में क्री है और क्री धातु के साथ में आपको त्रिच प्रत्यय जोड़ना है। तो मित्रों च की इत संज्ञा हो जाती है, त्रिच का बनता है त्रिशेष बनता है। क्या बनता है? त्रिशेष बनता है। और इस तरीके से इसका जो मूल रूप बनता है वो बनता है कर्त्री। क्या रूप बन जाता है? कर्त्री मूल रूप बन जाता है। और इस कर्त्री शब्द का पुल्लिंग प्रथमा एक वचन जो रूप बनता है वो बनता है कर्ता। क्या बनता है? कर्ता। इसके रूप चलते हैं मित्रों, कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः। प्रत्यय कौन सा होगा? त्रिच होगा। भोक्ता, दृष्टा, स्रष्टा, इन सभी में कौन सा प्रत्यय है? इन सभी में त्रिच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? त्रिच प्रत्यय है। अब आप कहेंगे साहब कि दृष्टा में तो त भी हो सकता है। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
कि जब हम दृश्य धातु के साथ में, यही ले लो, जब हम दृश्य धातु के साथ में त प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका जो रूप निकल के आता है वो आता है दृष्टः, पुल्लिंग में। यहां री का प्रयोग है और यहां रे का प्रयोग है, द्र हो गया, यही अंतर है। अब ये छोटी सी चीज आपने पकड़ ली कि द्र तो हो ही नहीं सकता तय के साथ में, क्योंकि तय के साथ में तो वृद्धि गुण कार्य कुछ नहीं हो सकता। जहां भी क की इत संज्ञा होगी ना, क की इत संज्ञा होने वाले प्रत्यय कहलाते हैं कित। जहां जिस प्रत्यय में कै की इत संज्ञा हुई हो, कत प्रत्यय में कै की इत संज्ञा होती है तभी तो त शेष बचता है। तो जो कित प्रत्यय होते हैं उनमें ना तो वृद्धि कार्य होता है ना गुण कार्य होता है, दोनों ही नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब जो दृश्य है वो दृश्य का दृश्य ही रहेगा, संप्रसारण अवश्य होता है। संप्रसारण का मतलब होता है जब कित प्रत्यय के साथ में संप्रसारण होगा तो व को उ हो जाता है, रे को री हो जाता है, ये संप्रसारण कहलाता है। तो य को ई हो जाता है। तो ये संप्रसारण तो कित प्रत्ययों के साथ में होता है। कित मतलब जहां कै की इत संज्ञा हुई हो वहां होगा, लेकिन गुण या वृद्धि कार्य नहीं होता है। तो अब आप देख लीजिए यहां भी नहीं होगा, और दृष्टा सृष्टा यहां सभी जगह रे आ रहा है, इसका मतलब त नहीं हो सकता। और त नहीं होगा तो अब यहां कौन सा प्रत्यय होगा, तृच प्रत्यय होगा। उदाहरण फिर लाऊंगा तृच प्रत्यय के, उस समय फिर देख लेना। 18वां प्रश्न, अधोदत्तेषु णुवुल प्रत्ययस्य समीचीनम विकल्पम नास्ति। अगर आपको वास्तव में ही लग रहा है कि हाँ अच्छे प्रश्न है तो क्लास पूरी कंटिन्यू करना और अंतिम प्रश्न तक मेरे साथ जुड़े रहना। अधोदत्तेषु णुवुल प्रत्ययस्य समीचीनम रूपम नास्ति। निम्न में से णुवुल प्रत्यय का समीचीन रूप कौन सा नहीं है। हन धातु के बाधक बनता है, क्री का कारक बनता है, गम का गमक बनता है, पच का पाचक बनता है। इनमें से 3 विकल्प जो है वो सही हैं और 1 विकल्प जो है वो सही नहीं है। आपको पहचानना है भैया कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है। जल्दी से बताइए भैया, वो कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताइए। क्री का कारक, अरे णवल प्रत्यय का वू शेष बचता है और वू को युवोर नाकऊ से क्या हो जाता है, अक हो जाता है। री हलोण्यत, और इसको जोड़ते समय जो री होती है इस री को वृद्धि होकर के हो जाता है आर, यानी क्री का क्या बन जाएगा, क्री का बन जाता है कार, और कार के साथ में अक जोड़ोगे तो कारक रूप बनता है। इसी तरीके से पच के साथ में वू णवल का वू जुड़ता है और वू को क्या हो जाता है, अक हो जाता है। तो वृद्धि करते समय ए को आ होकर पा हो जाता है और अक जुड़कर पाचक रूप बनता है। बिल्कुल सही है। तो 2 ऑप्शन अभी भी आपके पास खुले हुए हैं, अपने आंसर दे दीजिए और फिर आगे बढ़िए। गम गमक है गलत है या हन का बाधक है गलत है। मित्रों गम धातु का गामक रूप नहीं बनता है, गम का गमक ही बनता है। अति महत्वपूर्ण है, ये अक्सर गलत होता है, ये बिल्कुल सही है। गम का गामक नहीं बनता, गम का गमक ही। गम धातु के साथ में णवल का वू यानी कि अक जोड़ोगे तो गमक रूप बनता है, ये विकल्प भी बिल्कुल सही है। तो फिर हन का बाधक, बिल्कुल हन का बाधक रूप नहीं बनता है मित्रों। हन का जो सही रूप बनता है वो बनता है घातक। क्या बनता है, घातक। इसका मतलब विकल्प अ जो है वो ठीक नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हन का घातक रूप बनता है, बाधक रूप नहीं बनता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधोदत्तेषु कत प्रत्यय रूपम नास्ति। इनमें से कौन सा त प्रत्यय का रूप नहीं है। एक ही नास्ति और अस्ति पर ध्यान कर लिया करो, जिससे पता तो रहे कि हाँ वास्तव में सही है कि नहीं है। कई बार मुझसे भी चूक हो जाती है, मैं अस्ति की जगह नास्ति लिख देता हूं, फिर वो सॉल्यूशन के समय ध्यान में आता है। तो बताइए अधोदत्तेषु त प्रत्यय रूपम नास्ति, इसमें से त प्रत्यय का रूप कौन सा नहीं है। इष्ट, शुष्क, पक्व या लेख। हर एक उदाहरण इंपॉर्टेंट है, हर उदाहरण। ये सभी उदाहरण किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, इनमें से कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी, कहीं ना कहीं इन सभी उदाहरणों को पूछा जाता है। तो बताइए 19वें का आंसर क्या होगा, अ ब श द। कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, बताइए।
इष्ट मूल धातु होती है मित्रों यज, और यज धातु के साथ में जब त प्रत्यय जुड़ता है तो यह का संप्रसारण होकर के ई हो जाता है और इसका रूप बनता है इष्ट, यानी कि ये विकल्प बिल्कुल सही है। ये त प्रत्यय से बना हुआ है और हमें कैसे रूप चाहिए, हमें भैया त प्रत्यय से बने हुए रूप चाहिए। शुष्क है, बिल्कुल शुष्क धातु के साथ में जब त प्रत्यय जुड़ता है तो त को क होकर के शुष्क रूप बनता है और ये रूप भी बिल्कुल सही है। इसी तरीके से पच धातु के साथ में जब त प्रत्यय जुड़ता है तो पक्व रूप बनता है, ये विकल्प भी बिल्कुल सही है। तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। तो फिर गलत क्या है, कौन सा त प्रत्यय का रूप नहीं है, लेख पद जो है वो त प्रत्यय से बना हुआ रूप नहीं है। तो फिर किससे बनाए भाई, ये तो पता लग गया नहीं है, लेकिन फिर ये बना कैसे, तो मित्रों लिख धातु होती है। कौन सी धातु होती है, लिख धातु होती है, और लिख धातु के साथ में जब हम घय प्रत्यय करते हैं तो ई को गुण होकर के ले हो जाता है, घय का शेष बचता है अ, ख में अ मिलता है तो लेख पुल्लिंग रूप बन जाता है। घय प्रत्यांत पद जो है वो भी पुल्लिंग होते हैं। 20वां उपासक इत्यस्य व्युत्पत्तिरस्ति। उपासक, इसकी व्युत्पत्ति बताओ भैया। उप प्लस अस प्लस घय, उप प्लस आस प्लस घय, उप प्लस अस प्लस ठक और उप प्लस आस प्लस णुवल। सरल प्रश्न आ गया, या यूं कहूं कि विकल्प सरल आ गए। ठीक है, तो विकल्प सरल हो गए, इसलिए आप बड़े आसानी से पहचान लोगे, क्योंकि अंत में क बचा हुआ है और क जो बचता है वो किस प्रत्यय में बचता है, णुवल प्रत्यय में बचता है। णुवल का वू शेष बचता है और वू को हो जाता है अक, और अक कहां, णुवल प्रत्यय का एक ही विकल्प आया हुआ है, उप उपसर्ग है, आस धातु है और णुवल जो है वो प्रत्यय है। आंसर हो जाएगा द। जीर्ण कीर्ण शीर्ण, इनका प्रत्यय बताओ। इन सभी में कौन सा प्रत्यय है, जीर्ण शीर्ण कीर्ण, इनमें कौन सा प्रत्यय है, ल्युट है, सानच है, क्षत्रिय है या फिर त है। सब ऐसे ऐसे विकल्प आ रहे हैं, समझ से बाहर चल रहा है सब कुछ। जीर्ण कीर्ण शीर्ण इत्येतेषु प्रत्ययो वर्तते, ल्युट सानच क्षत्रिय त। 21वां प्रश्न, जल्दी से आंसर दे दो भैया, कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। जिसने यहां मूल धातु पहचान ली वो तो भैया बता देगा। जीर्ण में है ज्री, जीर्ण की मूल धातु क्या है, ज्री है। कीर्ण की मूल धातु क्री है और शीर्ण की मूल धातु श्री है। और इन सभी के साथ में जब त प्रत्यय जुड़ता है तो रूप बन जाते हैं जीर्ण, कीर्ण और शीर्ण, यानी आंसर रहेगा आपका त। तीन विकल्प आपके सामने हैं, तीन शब्द आपके सामने हैं जो एक जैसे हैं। तो अब आप पहचान सकते हैं कि जीर्ण कीर्ण शीर्ण आएगा तो कौन सा प्रत्यय रहेगा मित्रों, प्रत्यय रहेगा त। कत आप बोल सकते हो। 22वां चुर प्लस कत इत्यस्य समीचीनम रूपम अस्ति। चुर धातु है और त प्रत्यय जोड़ा जाता है तो इसका समीचीन रूप अस्ति है। बताओ इसका कौन सा रूप जो है वो सही रूप बनेगा। चुर धातु के साथ में त प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा विकल्प सही होगा, आंसर सही होगा, जल्दी से बता दीजिए। चोरितः, चोर्यतः, चुर्यतः और चौरितः। चुर धातु के रूप पढ़ेंगे कभी, अरे कथ के पढ़े होंगे ना, पता नहीं सर। अरे ऋणजंत धातुएं होती हैं णिच प्रत्यय से जुड़ी हुई, तो बताइए चुर धातु है लेकिन ऋणजंत होती हैं तो यहां णिच का प्रयोग नहीं होता। चुर धातु के साथ में जब त प्रत्यय जोड़ेंगे, हालांकि ये णिजंत धातु है, इसके रूप चलते हैं चोर्यति, चोर्यतः, चोर्यंती। जब आप इसके रूप चलाओगे तब तो चलेंगे चोर्यति, चोर्यति, चोर्यतः, चोर्यंती। कथ धातु णिजंत होती है, इसके रूप चलते हैं कथयति, कथयतः, कथयंती। पाल धातु णिजंत होती है, पालयति, पालयतः, पालयंती। लेकिन जब त प्रत्यय जोड़ा जाता है तो इनके णिच रूप का प्रयोग नहीं होता है, और नहीं होता है तो फिर सीधा चुर धातु के साथ में त प्रत्यय जोड़ेंगे और विकल्प जो होगा वो बनेगा चोरितः। कंफ्यूज करेगा
बिल्कुल ये दोनों अपने आप में गलत दिख रहे हैं। कंफ्यूज यो करेगा क्योंकि हम रूप जब बनाते हैं तब तो बनाते हैं चोर यति, और लेकिन त या तवतु प्रत्यय जोड़ोगे तो बनेगा चोरितः। अगर इसी के साथ में त जोड़ोगे, तवतु प्रत्यय जोड़ोगे तो बन जाएगा चोरितवान। यत का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कथ धातु है, यहीं कहीं बता देता हूं, कथ धातु है और इसके साथ में त प्रत्यय जोड़ोगे तो मित्रों इसका जो रूप बनेगा वो कथितः बनेगा। क्या रूप बनेगा? कथितः रूप बनेगा। कथितः रूप जो है वो बिल्कुल गलत है। अर्चितव्य, अर्चितवत्य इत्यत्र, अर्चितव्य नहीं सॉरी, अर्चितवत्य इत्यत्र प्रत्यो वर्तते। अर्चितवत्य में कौन सा प्रत्यय है? मतुपय, वतुपय, तवतु है या फिर सत्री है? बताइए कौन सा है? तेईसवीं का आंसर दो यार, इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा, जल्दी से बताओ। मित्रों सिलेक्शन से कम नहीं चाहिए। और सिलेक्शन कब मिलेगा? जब हर क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। बहुत मैं अपने स्तर पर अच्छे से अच्छे शब्द आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, मेरा प्रयास यही है। हालांकि ये आप लोग बेहतर बता पाएंगे कि क्या मेरे प्रयास सही दिशा में हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से वो उदाहरण आपके लिए लेके आ रहा हूं जो आपका अभ्यास कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा और अच्छा बेहतर अभ्यास कराएंगे, साथ के साथ जिनकी परीक्षा में आने की संभावना भी पूरी पूरी है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है? मतोपय, वतोपय, तवतु है या सत्रिय? आंसर दो भैया क्वेश्चन नंबर 23 डाल करके। सबसे पहले पहचानो धातु, और धातु है मित्रों अर्च, और इस अर्च धातु के साथ में जब तवतु प्रत्यय जोड़ते हैं तवतु प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसा कि तवतु का तवत शेष बचता है, तो मित्रों इसका रूप बन जाता है अर्चितवत। क्या बन जाता है? अर्चितवत रूप बन जाता है। और इस अर्चितवत शब्द के साथ में जब हम गीप प्रत्यय करते हैं जिसका ई शेष बचता है, तो मित्रों यहां पर रूप बन जाता है अर्चितवती, जो कि एक वचन है। और इसी का जब हम बहुवचन रूप बनाते हैं तो नदी के समान इसके रूप चलते हैं, अर्चितवती, अर्चितवत्यौ और अर्चितवत्यः। यानी आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अर्चितवत्य है, इसका मतलब तवतु प्रत्यय जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तवतु। श्रणवत्य इत्यत्र प्रत्यो वर्तते। श्रणवत्य में कौन सा प्रत्यय है? बिल्कुल एक से बढ़कर एक। श्रणवत्य में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बता दीजिए। क्षत्रिय, तवतु है, मतुपय या वतुपय? सबसे पहले मूल धातु निकालो और जल्दी से मुझे बताओ यहां पर मूल धातु कौन सी है, ये भी आंसर करना है आपको। मूल धातु कौन सी है श्रणवत्य की? भैया इसकी मूल धातु बता दो, कमेंट करो और कमेंट करके इसकी मूल धातु बताओ, आंसर दो। 24वें प्रश्न का आंसर क्षत्रिय तवतु है या? अरे तवतु में तो तवत शेष बचता है, या तो केवल वत्य आ रहा है, तय तो है ही नहीं, इसका मतलब ये विकल्प बिल्कुल गलत है। ठीक है, वतुप प्रत्यय जो होता है वो सर्वनाम आदि के साथ जुड़ता है। यत, यत के साथ में वतुप जोड़ते हैं, क्या बनता है? यावान। तत् के साथ में वतुप जोड़ते हैं, क्या बनता है? तावान। वतुप प्रत्यय होता है लेकिन इस सर्वनाम के साथ जुड़ के यावान, तावान ऐसे पद आते हैं तब जुड़ता है, इसका मतलब ये विकल्प भी बिल्कुल गलत है। अब कंफ्यूज होना है दो में। तो मित्रों यहां आपको सबसे पहले पहचाननी है मूल धातु। कौन सी? मूल धातु श्रु, और श्रु धातु के साथ में आपको जोड़ना है सत्री प्रत्यय, तो इसका मूल रूप निकल के आ जाएगा क्या? श्रणवत। क्या आ जाएगा? श्रणवत। और इस श्रणवत शब्द के साथ में जब आप गीप प्रत्यय करोगे तो रूप बनेगा श्रणवती। क्या रूप बन जाएगा? श्रणवती, जो कि एक वचन रूप है, और यहां इसी का रूप बहुवचन दे रखा है, तो उस नदी के समान इसके रूप आप बना सकते हैं। नदी, नद्यौ नद्य, श्रणवती, श्रणवत्यो श्रणवत्य। इसका जब बहुवचन रूप बनाओगे तो बन जाएगा श्रणवत्यः, और यहां प्रश्न आंसर हो जाएगा आपका ए। अविकल्प से ये प्रत्यय कौन सा होगा? क्षत्रिय होगा।
पिछले वाले से जिसने तुलना करके वैसा की वैसा छाप दिया उसका तो देखो मेरे पास इलाज है नहीं, लेकिन जिसने समझने की कोशिश की है तो निश्चित रूप से वो विजय पाएगा। अगला प्रश्न 25वां, उपाध्याय इत्यत्र प्रत्ययो वर्तते। क्वेश्चन नंबर 24, बताइए कौन सा प्रत्यय, क्यप है, यत है, ल्यप है या घय है, कौन सा प्रत्यय है? यहां 25A, क्वेश्चन नंबर 25A भी यहां पर डाल दिया है और आपसे पूछा गया है कि यहां मूल धातु, इसी पद की मूल धातु क्या है? उपाध्याय की मूल धातु क्या है? तो मूल धातु भी बताइए 25A कमेंट करके, और 25 नंबर डाल करके उपाध्याय शब्द में प्रत्यय बताइए, क्यप है, यत है, ल्यप है या फिर घय है। अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो और पिछले वीडियो, पिछले क्वेश्चन जो 24 क्वेश्चन हुए वो आपने सही से देखे हैं सॉरी, तबीयत बिल्कुल साथ नहीं देती है मेरी, उसके बावजूद मेरा प्रयास है कि मैं हर प्रयास करूं आपको, ना शारीरिक रूप से स्वस्थ हूं ना मानसिक रूप से स्वस्थ हूं, लेकिन जिद कर रखी है कि आपको हर चीज का अभ्यास करा के रहूंगा, फिर आपकी मेहनत और ऊपर वाले की रहमत आपको जो देती है वो मिल जाएगा। ठीक है, उपाध्याय इत्यत्र प्रत्ययो वर्तते, बताइए कौन सा प्रत्यय है और दूसरा मूल धातु कौन सी है? मित्रों मैंने आपको बताया था कि अगर विसर्ग या म आ रहा है तो ल्यप नहीं हो सकता, यत प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग होते हैं ये भी नहीं हो सकता, बचे कौन से, क्यप और घय। तो जिसने यहां मूल धातु पहचान ली वो तो इन दोनों में से निकाल देगा। तो मित्रों यहां पर मूल धातु है, उप उपसर्ग है प्लस अधि उपसर्ग है प्लस ई धातु है और ई धातु के साथ में घय प्रत्यय है, यानी मूल धातु क्या है, ई है। अधि उपसर्ग पूर्वक ई धातु होती है जिसका अर्थ होता है अधि उपसर्ग पूर्वक ई धातु, इसकी इंग भी कई बार आ जाती है, इंग धातु भी कहते हैं, इंग धातु या ई धातु होती है तो इसका अर्थ होता है मित्रों पढ़ना। क्या होता है इसका अर्थ, पढ़ना। तो यहां पर ई धातु है, अब आपको क्या करना है, उप और अधि जुड़े तो क्या बना, उपाधि, उप और अधि जुड़ गए, दीर्घ संधि हो गए। लेकिन अब यहां ई का आय कैसे बना, तो मित्रों हम जानते हैं घय प्रत्यय करते समय वृद्धि कार्य होता है और वृद्धि कार्य का मतलब हुआ ई को वृद्धि होकर के हो जाएगा आई, और ई को वृद्धि होकर के आई होगा तो उप अधि यहां हो गया आई और घय का शेष बच रहा है ए। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, उप प्लस अधि, आप चाहें तो मैं इसको भी देखो अलग कर देता हूं, उप प्लस अधि, अब ई को वृद्धि होकर के, धातु तो ई थी लेकिन वृद्धि कार्य हुआ और वृद्धि होकर के ई को आई हो गया। अब आई के बाद में स्वर आए तो अयादि संधि होती है कि नहीं होती भैया, अयादि होती है, तो आई को हो गया आय, बाद में ए है ही, उप प्लस अधि, आई को आय हो गया और ए, आपको क्या करना है, आपको सबको जोड़ लेना है भैया, और जोड़ें तो ए और ए मिलकर के आ हो गए उपा, धाम के ई के बाद में आ रहा है यानी यण संधि होगी, यण संधि होगी तो ध आधा रह गया और ई को ये हुआ, ये में आ मिला तो या, और इस ये में ये ए मिलेगा तो ये उपाध्याय। क्या बना, उपाध्याय। तो मूल धातु कौन सी है, मूल धातु ई या इंग आप कह सकते हैं, और प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय है मित्रों घय। जिनकी समझ में नहीं आया है उनको वापस समझा देता हूं, फिर देख लो, उप उपसर्ग प्लस अधि उपसर्ग प्लस ई धातु और प्रत्यय है कौन सा, घय, जिसका शेष बचता है ए। क्या शेष बचता है, अशेष बचता है। वृद्धि कार्य करेंगे और वृद्धि कार्य करेंगे तो मित्रों ई को हो जाएगा आई प्लस घय का अशेष बचता है, पुल्लिंग होता है तो आप इसको पुल्लिंग रूप मान सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में यहां आई के बाद में स्वर आ रहा है तो यहां संधि कर देते हैं, कौन सी, अयादि, और अयादि संधि करेंगे तो एचो अयवाय से आई को हो गया आय और बाद में आ रहा है आपके ए।
अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये कर सकते हैं कि इसको जोड़ दीजिए, तो आय क्या, यह हलंत है और अ मिलेगा तो ये बन गया आय। ये तो ये वाला पार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है किसके साथ, उप अधि और दोनों उपसर्गों को जोड़ देना है। तो उप और अधि को जब जोड़ोगे तो पहले अधि को जोड़ लेते हैं, तो यहां हो जाएगा अधि प्लस आय, और अधि प्लस आय को जब जोड़ोगे तो इसका संधि पद निकल के आएगा अध्याय। कौन सा आएगा, अध्याय। यानी एक प्रश्न और कि अध्याय पद में कौन सा उपसर्ग, वो सॉरी प्रत्यय है, तो अध्याय पद में भी घय प्रत्यय है। अध्याय पद में भी कौन सा प्रत्यय है, घय प्रत्यय है। अध्याय के साथ में अब आपको क्या करना है, उप प्लस अध्याय जोड़ना है, ए और ए आ हो जाएंगे, और आ हो जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों उपाध्याय। प्रत्यय हो जाएगा घय, उपसर्ग हो जाएंगे उप और अधि, और मूल धातु हो जाएगी ई। स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा। युवती इत्यत्र प्रत्ययो वर्तते, युवती इत्यत्र प्रत्ययो वर्तते, बताइए युवती में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से आंसर करके बता दीजिए मुझे, युवती में कौन सा प्रत्यय है। ती है, की है, तिन है, गीप है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर दीजिए। अब शद कौन सा विकल्प जो है वो पूरी तरह से सही है, आंसर दो फास्ट। एक सूत्र पढ़ा है क्या आपने कभी, यूनस्ती। कौन सा सूत्र होता है, यूनस्ती एक सूत्र होता है। ये कहता है कि युवन शब्द के साथ में, किसके, युवन शब्द को जब हमें किस में परिवर्तित करना है, स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है, तो इस युवन शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए युवन शब्द के साथ में ती प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, ती। न का लोप हो जाता है, और न का लोप हो जाता है तो पद बन जाता है कौन सा, युवती। यानी आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ए, ती प्रत्यय है। अब आप की कर रहे होंगे, तिन कर रहे होंगे, गीप तो खैर नहीं करोगे क्योंकि गीप में तो ई बड़ी होती है, लेकिन यहां तो ई छोटी थी इसलिए गीप की गलती तो नहीं होगी, लेकिन हाँ इधर करने में नहीं चूकने वाले हो। तो ध्यान रखना, युवती पद में कौन सा प्रत्यय है, ती प्रत्यय है। सूत्र होता है यूनस्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। अरे यार 27 पे आ गए तो 25 में से बता तो दो मुझे, किसके 25 में से 20 प्लस हैं। 25 नहीं, आज मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि किसके 25 में से 20 प्लस हो रहे हैं, जल्दी से मुझे बता दीजिए, बताइए। और अब बढ़ते हैं, आंसर दो, बताओ। 25 में से किसके 20 प्लस हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 22, 23, 21, 24, 25, जो भी है। वच प्लस ण्यत इत्यस्य समीचीनम रूपम अस्ति, इसका ठीक रूप कौन सा है, वच प्लस ण्यत का सही रूप क्या बनता है, वाच्यम, वाक्यम, अय और वै दोनों, और वाच्यम। मूल धातु होती है मित्रों वच, वच के पास जब ण्यत प्रत्यय करते हैं तो ण्यत का शेष बचता है य, और हम जानते हैं कि ण्यत प्रत्यय में ण की इत संज्ञा हुई है, किसकी इत संज्ञा हुई है, ण की इत संज्ञा हुई है, इसलिए वृद्धि कार्य होता है अचोयणिति सूत्र से, और वृद्धि होकर के वच का व हो जाता है, तो एक रूप तो बन जाता है वाच्यम, और साथ के साथ च को क होकर के इसका दूसरा रूप जो बनता है वो वाक्यम भी बनता है। अतः आंसर स बिल्कुल सही है, वाक्यम भी सही है और वाच्यम रूप भी बिल्कुल सही है। प्रच्छन्ति इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय उस्त, बताइए प्रच्छन्ति में प्रकृति प्रत्यय क्या है, यानी कौन सी मूल धातु है और कौन सा प्रत्यय है। प्रच्छन्ति पद आपके सामने है, आपको बताना है इसकी मूल धातु और इसके प्रत्यय कौन से हैं। सॉरी हाँ जी, प्रच्छ प्लस सत्री, प्रच्छ प्लस सत्री प्लस गीप, प्रच्छ प्लस तवतु प्लस गीप, और प्रच्छ प्लस सत्री प्लस गीप। कुछ लोग तो ये सोचते होंगे सर बताते कम है और कंफ्यूज ज्यादा करते हैं, ऐसे एग्जाम ऑप्शंस रखते हैं कि बस आदमी सोचता ही रहे, दिमाग चकरा जाता है। क्या क्या लिखते हो पता नहीं तुम लोग, दिमाग ठनक जाता है, गच्चा खा जाता है। तो दिमाग को गच्चा मत खाने दो, 26 सितंबर ज्यादा दूर नहीं है। बताओ प्रच्छन्ति, अरे समझ में आ रहा है कि अंति जुड़ रहा है भाई, इसमें क्या जुड़ रहा है, अंति।
और ये जो अंति जुड़ता है ना, ये मित्रों सत्री प्रत्यय का स्त्रीलिंग रूप है। कौन सा? सत्री प्रत्यय का स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं उस समय अंति जुड़ता है। इसका मतलब यहां पर तवतु प्रत्यय तो नहीं है, क्षत्रि है। और सत्री का स्त्रीलिंग रूप कब बनेगा? हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सत्री का स्त्रीलिंग रूप तब बनेगा जब वहां क्या जोड़ा जाएगा? गीप जोड़ा जाएगा। तो ये तो गया, यहां गीप है नहीं क्योंकि पूरी व्युत्पत्ति देनी है। तो फिर बचे कौन से? दो ऑप्शन। तो दो ऑप्शन में कौन सा विकल्प सही है? पृच्छ प्लस सत्री और प्रच्छ प्लस सत्री। यही तो ध्यान रखना है कि धातु पृच्छ होती है या प्रच्छ होती है। अब सब पढ़ा तो था पृच्छ पृच्छ, पर वो दोनों एक जैसी, हम तो बोलने में रह गए। तो मित्रों ध्यान रखना, धातु प्रच्छ होती है। क्या होती है? प्रच्छ होती है, पृच्छ नहीं होती, प्रच्छ होती है। प्रच्छ धातु, और प्रच्छ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष। ध्यान रखना, स्त्रीलिंग कैसे निकालोगे? स्त्रीलिंग निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है लट लकार, दी हुई धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन निकालो। तो इसका बहुवचन बनता है प्रच्छन, पृच्छन्ति। अब आपको क्या बनाना है? स्त्रीलिंग बनाना है। तो स्त्रीलिंग बनाते समय ये जो ई है ना, इसको बड़ा कर लो, और ई को बड़ी करोगे तो ये रूप क्या बन गया? पृच्छन्ति हो गया। इसका मतलब ये कौन सा लिंग हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। तो अब आप देख लो, पृच्छ धातु के रूप चलाए थे आपने, पृच्छ धातु के रूप नहीं चलाए थे। आंसर द प्रच्छ धातु जो है वो बिल्कुल सही है, प्रच्छ धातु है। तो यहां प्रच्छ प्लस सत्री किस तरीके से बना? प्रच्छ धातु के साथ में सत्री प्रत्यय जोड़ा। फिर इसको क्लियर कर रहा हूं, प्रच्छ धातु के साथ में जब हमने सत्री प्रत्यय जोड़ा तो इसका रूप बन गया कौन सा? प्रच्छत। और प्रच्छत के साथ में जब हमने गीप प्रत्यय जोड़ा तो गीप प्रत्यय का यहां ई जुड़ता है, लेकिन अत को अंति होकर के जुड़ता है, इसलिए रूप बन जाएगा प्रच्छन्ति। यानी कि जैसे भू प्लस सत्री, भू प्लस सत्री प्लस गीप बनाओगे तो वहां पर भवती नहीं बनेगा, भवंती रूप बनता है। क्या बनता है? भवंती। सत्री प्रत्यय में विस्तार से संस्कृत साहित्यम पुस्तक में बिल्कुल इसी तरीके से समझाया हुआ है कि कब तो अंति जुड़ेगा। जैसे दा धातु होती है, दा धातु के साथ में सत्री प्रत्यय जोड़ो और सत्री जोड़ करके जब गीप जोड़ोगे तो मित्रों इसका मूल रूप बनता है ददत, और स्त्रीलिंग में बन जाता है ददती। अब यहां तो प्रच्छन्ति में अंति था और यहां ददती है, ऐसा क्यों? तो इसका समाधान यहां बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है एक एक शब्द के साथ में। किस तरीके से होता है? जब लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में ती से पहले, किससे पहले भैया? ती से पहले यहां ए को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो तो अति होगा। और जब यहां लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में ती से पहले ए हो तो फिर यहां क्या जुड़ेगा? अंति। जब ए से भिन्न हो आ गया तो अति जुड़ेगा, और ए हो ती से पहले तो अंति रूप जुड़ता है। 29वां प्रश्न, अधोदत्तेषु निष्ठा संज्ञक प्रत्ययो अस्ति। निम्न में से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन सा है? जल्दी से बता दो, निम्न में से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन सा है? सत्री है, सानच है, ए और बै दोनों है, या फिर तवतु है? निम्न में से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन सा है? आंसर दो क्वेश्चन नंबर 29 का। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन सा है? तो मित्रों निष्ठा संज्ञक प्रत्यय, जिसको निष्ठा शब्द का मतलब पता है वो तो बता देगा, और जिसको नहीं पता है वो नहीं बता पाएगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा है निष्ठा संज्ञक प्रत्यय? अरे निष्ठा का मतलब क्या होता है भैया? जिसको निष्ठा का मतलब पता है वही तो बताएगा। निष्ठा का मतलब होता है समाप्ति। क्या होता है? समाप्ति। किसी भी कार्य का समाप्त हो जाना, पूर्ण हो जाना। और पूर्ण हो जाना क्या होता है? जब वो किस में चली जाती है? भूतकाल में। तो निष्ठा होती है भूतकाल के अर्थ में, और भूतकाल के अर्थ में एकमात्र प्रत्यय यहां पर जिसका प्रयोग होता है तवतु। यही आपको बता देना चाहता हूं, त प्रत्यय, तवतु और त प्रत्यय दोनों के दोनों हैं वो निष्ठा संज्ञक होते हैं। कत्वतु और त प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं। सत्री और सानच जो प्रत्यय हैं वो सत संज्ञक होते हैं। सत संज्ञक का मतलब होता है किसी भी कार्य का जारी रहना, वर्तमान काल में होना, पढ़ता हुआ, खेलता हुआ, दौड़ता हुआ, ये सभी जारी रहने के लिए होते हैं। तो निष्ठा संज्ञक तो होता है भूतकाल के अर्थ में जो त और तवतु होते हैं, और
वर्तमान काल के अर्थ में यानी सत्संज्ञक जो प्रत्यय हैं वो होते हैं सत्रिय और शानच। स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान रखना, सत्संज्ञक होते हैं। त और तवतु ये दोनों तो होते हैं किसके अर्थ में? भूतकाल के अर्थ में। और ये दोनों यानी सत्रिय और शानच जो होते हैं वो होते हैं वर्तमान काल के अर्थ में। रच प्लस तवतु इत्यच्छ समीचीनम रूपमस्ति। 30वां प्रश्न आपके सामने है। मैंने प्रयास किया कि आपको अच्छे पद पहुंचाऊं। पहले 30 क्वेश्चन है, मैं लगभग 3 टेस्ट प्रत्यय प्रकरण के लूंगा जिसमें लगभग 90, लेकिन आपने देखा होगा 30 क्वेश्चन में लगभग 60 से 70 क्वेश्चन का अभ्यास आप कर चुके हो। तो क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कई कई प्रश्न पूछे गए थे, तो इसी तरीके के प्रश्नों को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। बस यह है कि प्रोग्रेस करना यार। अगर वही 22-23 पे अटके रहोगे फिर आनंद नहीं आता। रच प्लस तवतु, वैसे इसका आंसर मैं पहले बता चुका हूं। जिस तरीके से चुर धातु का रूप बना था उसी तरीके से रच धातु का रूप बनेगा। तो आंसर दे दो भैया, रच प्लस तवतु क्या बनेगा? रचयितः, रचयितवान, रचितवान और रक्तवान। बताइए। कालिदास ने कुमार संभव लिखा, तो भूतकाल में लिखा ना, भूतकाल के अर्थ में तवतु प्रत्यय होता है। तो क्या रूप लगाओगे आप? रचित है, रचितवान या रचितवान या फिर रक्तवान। तो मित्रों, रचवीण यंत धातु होती है। इस रच धातु के जब रूप चलाते हैं तो बनते हैं रचयति, रचयतः, रचयंती। लेकिन जब त और तवतु प्रत्यय जोड़ोगे तो निच का प्रयोग नहीं होता है, सीधा रच होता है। और रच धातु के साथ में तवतु का जो शेष बचता है, या पुल्लिंग रूप दे रखे, मूल तो शेष बचता है तवत, और तवत को पुल्लिंग में क्या हो जाता है? तवत को पुल्लिंग में हो जाता है तवान। तो रच के साथ में तवान का प्रयोग करेंगे। सेट धातु है, ई का आगम हो जाएगा, और ई का आगम होगा तो आंसर हो जाएगा आपका से रचितवान। क्या बनेगा? रचितवान। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए आपको आज के 30 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन कैसा लगा। किस छात्र ने 30 में से 25 प्लस का स्कोर किया है वो भी मुझे बताइए। और अगर कोई आपकी क्वेरी और कुछ ही प्रत्यय पर आप कुछ विशेष ज्यादा क्वेश्चन चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि साहब इस प्रत्यय के हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराइए, इसमें हमें गलती हो रही है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं वही चीज अगले 2 टेस्ट में आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो मित्रों, ये था आपका आज का 30 का तड़का, जिसमें आपने प्रत्यय प्रकरण के 30 क्वेश्चंस का अभ्यास किया। इसी प्रकरण को फिर से एक बार लेकर के आपके बीच उपस्थित होऊंगा 30 का तड़का में संस्कृत सानिध्यम पर। तब तक आप इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, और इसके साथ साथ जो प्रश्न आपके गलत हुए, तैयारी का सही मतलब यही होता है, वीडियो देखने का सही मतलब यही होता है कि जो गलत हुआ है उस पर वापस अभ्यास किया जाए और फिर एक नए जोश के साथ में अगला टेस्ट दिया जाए। तब तो आपका प्रयास सार्थक है। और केवल अपने उत्तर सही और गलत देख रहे हो तो फिर आप अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, फिर भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट।